हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भाई आज की इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस एंड प्रोटेक्शन का जो पोर्शन था उसके अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज फ्यूज। ठीक है, तो आज की क्लास में बिल्कुल शॉर्ट सी रहेगी और इसके अंदर इसी फ्यूज सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो हमारा होगा स्विच फ्यूज यूनिट। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। कंपोनेंट ऑफ एलटी स्विच गियर, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था कि एलटी स्विच गियर सबसे पहले तो होता क्या है, एलटी एचटी के बीच का डिफरेंस, स्विच गियर्स क्या होते हैं, एंड देन उसके बाद इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सब प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग कि फ्यूज क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं उसके, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, टाइप्स क्या क्या होते हैं एलटी के अंदर। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपके माइंड में आएगा कि सर ये जो एल में जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था उसमें वोल्टेजेस का लेवल क्या क्या होता है, तो वो एक बार देख लीजिए। स्विच गियर्स का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग वोल्टेज के लेवल के हिसाब से करते हैं तो एल का तो मैंने आपको बताया हुआ था, एल और एच का। मीडियम वोल्टेज का भी आप देख लीजिए, 3 kV से 33 kV के बीच में जो सप्लाई रेंज होता है वोल्टेज का, दैट इज टर्म्ड एज मीडियम वोल्टेज लेवल। ठीक है, लो वोल्टेज लेवल क्या होता है, अप टू 1 kV, 1000 वोल्ट से नीचे या उस तक जो भी वोल्टेज लेवल होगा ये सब एलवी के कैटेगरी में आता है या एलटी के कैटेगरी में। ठीक है, हाई वोल्टेज एचवी का स्विच गियर क्या होता है, जो 33 kV से ऊपर काम कर रहा हो, दैट इज ऑल अंडर एचवी। ठीक है, अब आज की क्लास में जो हमको पढ़ना है दैट इज अ फ्यूज। फ्यूज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो फ्यूज होता क्या है समझते हैं, और एक फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में क्या डिफरेंस होता है बेसिक फॉर्म में पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो माइंड में पहला क्वेश्चन आपके आएगा, सर फ्यूज क्या होता है, व्हाट इज अ फ्यूज, और फ्यूज किस चीज से प्रोटेक्ट करता है। देखो, फ्यूज नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी चीज होगी जो फ्यूज आउट हो जाएगी। फ्यूज आउट का मतलब क्या होता है, फ्यूज आउट का मतलब होता है कंज्यूम हो जाना। किसी प्रोसेस के होने में अगर किसी चीज का कंजम्पशन हो जा रहा है तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज टर्म्ड एज अ फ्यूज। अब इस वर्ड को इलेक्ट्रिकल कंटेक्स्ट में अगर आपको समझना है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर फ्यूज का पर्पस क्या होता है, फ्यूज जो होते हैं वो ओवर करंट या ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कोई फॉल्ट अगर आ जाए या ओवर करंट आ जाए तो उस कंडीशन पर वो मेन सप्लाई लाइन को लोड सर्किट से डिस्कनेक्ट करने का काम करेगा, दैट इज अ फ्यूज। ठीक है, चलो तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो सप्लाई में इंटरप्शन लाने का एक डिवाइस होता है, सो इट इज अ protecting device which interrupts which interrupts the supply in case of overcurrent or short circuit। तो ओवरलोडिंग अगर हो गई, हैवी करंट ड्रॉ हो रहा है सिस्टम में से, इतना हैवी करंट जो कि वायर्स जिस करंट को झेल ना सके, हो सकता है वायर्स में आग लग जाए, तो ये सिचुएशन होने से पहले तो फ्यूज जो होता है हम उसको कनेक्ट करते हैं, और वो फ्यूज जो होता है वो क्या करता है, वो डिस्कनेक्ट कर देगा, फ्यूज खुद ब्रेकआउट हो जाएगा, खुद जल जाएगा और पूरी सर्किट को सेव कर लेगा। ठीक है, तो ये इसका मेजर पर्पस होता है। तो एक्सेसिव ओवरलोड अगर हो गया, ठीक है, मतलब एक्सेसिव ओवरलोड या फिर ओवर करंट की जब भी कंडीशन होगी तो फ्यूज वहां पे वर्क करता है। तो इतना समझ में आ गया कि फ्यूज एक बार अगर कंज्यूम हो गया तो सेकंड टाइम या तो नया फ्यूज लगाना पड़ेगा या उसको रीवायर करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्यूजेस होते हैं। तो फ्यूज जो होता है मतलब वो कंज्यूम हो जाता है पूरे प्रोसेस में, ये ओवरऑल बात तो यही है। ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है उसमें सेफ्टी तो प्रोवाइड करता है बट उस समय कंज्यूम हो जाता है। फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करने के लिए आपको अलग से फिर से फ्यूज लेकर के आना पड़ेगा या फिर से फ्यूज मटेरियल कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, तो लिखेंगे इट वर्क्स अपॉन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग
ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है? देखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से हीट डिसिपेटेड इन टाइम t इज गिवन एज I स्क्वायर RT। तो किसी टाइम t में, t टाइम ड्यूरेशन में कितनी हीट डिसिपेट होगी किसी मटेरियल के अक्रॉस, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी करंट जा रही है, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल फॉर टाइम t। ऐसा लिखो, ठीक है। तो I स्क्वायर इंटू टी इंटू आर। टी क्या चीज है यहाँ पे? टी वो टाइम पीरियड है जितने ड्यूरेशन के लिए आप सप्लाई करंट भेज रहे हैं। जितना शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होगा उतनी कम हीट डिसिपेशन होगी, जितना लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन होगा उतनी ज्यादा हीट डिसिपेशन होगी, ठीक है। मटेरियल की रेजिस्टेंस के ऊपर चीजें डिपेंड करेगी। अब आप सबको यहां से पता है कि आर जो होता है इट इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक। एल क्या चीज है? एल इज योर लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। रो आप सबको पता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, या जो भी मटेरियल की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो फ्यूज का सिलेक्शन करना बहुत क्रूशियल कंडक्शन पोर्शन होता है, बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर बेस कर रहा है, तो जितनी देर के लिए करंट ट्रांसफर हो रही होगी उस सर्किट से उतनी ज्यादा हीट का डिसिपेशन होगा, ठीक। ओम्स लॉ आप सब जानते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू आर। तो उसके बेसिस पे हमको ये समझ में आता है कि कितनी पोटेंशियल होगी, उसके बेसिस पे कितनी करंट वहां से फ्लो होगी, उस हिसाब से आप फ्यूज की कैपेसिटी जो है वो डिसाइड करते हैं। फ्यूज में रेटिंग का बहुत खेल होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि फ्यूज को आप रीवायर कर सकते हो, लेकिन उसकी कैपेसिटी को कम ज्यादा करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक। आप उसको एट द सेम टाइम जिस समय ये सर्किट से कनेक्टेड है उस समय इसका प्रेजेंट एडजस्टमेंट होना पॉसिबल नहीं होता है, सिंस we are not able to adjust the rating of any particular fuse, any particular fuse during operation, thus a suitable rating fuse, thus a suitable rating fuse is always required as per the एप्लीकेशन। आप कहां पर यूज करने जा रहे हो, आपकी क्या एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से फ्यूज की कैपेसिटी, फ्यूज की रेटिंग डिसाइड करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। नेक्स्ट इसके बाद फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? देखो, यही सब मेन चीजें हैं जिससे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में, ठीक है। देखो, लिखते हैं हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूज। पूछता है पेपर में फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ। फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। लिख देता हूं मैं इस चीज को, फ्यूज एग्जिबिट एन inverse time current characteristic।
अब इस चीज को समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब more the time less the current will be required to break the fuse, less the time higher will be the requirement of current to break the fuse। बस इस अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। तो मतलब क्या बना इससे, मतलब ये बनता है कि अगर मैं एक 200 एम्पियर का फ्यूज है मेरे पास, ठीक है, एक अजम्पशन लेते हैं, अज्यूम 200 एम्पियर फ्यूज, ठीक। ये वाला जो एक्स एक्सिस है दिस इज फॉर टाइम, किसमें, सेकेंड्स में, और जो वाई एक्सिस है इसको मैं यूज कर रहा हूं टू शो द करंट इन एम्पियर्स, ठीक है। अगर सपोज कर लो हम लोग यहां पर 100 के डिफरेंस पर भी चीजों को देखते हैं, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, इस तरीके से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, और यहां पर टाइम को डिवाइड कर लेते हैं 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, इस तरीके से अगर डिवाइड कर लें टाइम को इन सेकेंड, ठीक है। वैसे तो ये 0.25 भी बहुत बड़ी वैल्यू मैंने लिखा है, और छोटी वैल्यू कर दीजिएगा इसको, 0.025 या 0025 तक भी आप रिड्यूस कर लीजिएगा, मिली सेकेंड्स के रेंज में लेकर के जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि 200 एम्पियर का फ्यूज है हमारे पास, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, एक रफ फिगर में अगर मैं आपको शो करूं तो इट्स कैरेक्टरिस्टिक विल लुक लाइक दिस। मतलब क्या हुआ इसका, दिस इज फॉर 200 एम्पियर। अब इसी 200 एम्पियर की फ्यूज की जगह पे अगर मेरे पास और कम रेटिंग का फ्यूज होगा तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी, तो हो सकता है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दिखे, लेट्स से 100 एम्पियर फ्यूज, और कम रेटिंग का अगर फ्यूज है तो और ऐसी दिखाई देगी 50 एम्पियर फ्यूज। ऐसा क्यों, इस तरीके का क्यों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, और यही इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक का कंडीशन जो है वो बनता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखिएगा हो क्या रहा है, सपोज कर लो 200 एम्पियर का फ्यूज है, 200 एम्पियर जो होगा वहां पर उसकी फ्यूजिंग होनी है, ठीक है। तो 200 एम्पियर के लिए अगर मैं 600 एम्पियर की करंट भेज देता हूं सडनली, तो इसकी फ्यूजिंग टाइम रिड्यूस होकर 0.5 हो गई सेकेंड पे। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं कि करंट की मैग्नीट्यूड जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, जितना लोअर करंट जाएगी, अगली बार 500 एम्पियर का करंट अगर मैं भेजता हूं तो फ्यूजिंग टाइम इंक्रीज हो गई, 0.75 लग रहा है। उसके बाद 400 एम्पियर की करंट अगर मैं भेज रहा हूं तो 1 सेकेंड लग रहा है इसको। उससे भी ज़्यादा 300 एम्पियर की सप्लाई अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पे 1.25 सेकंड लग रहा है 200 एम्पियर के आसपास। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टाइम मैं इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे कम करंट की रिक्वायरमेंट हो रही है, विद द इंक्रीज इन टाइम फ्यूज हो जाएगा वो कम करंट पर भी, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी का प्रिंसिपल वहां पे काम कर रहा है, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लेकिन जब मैं 100 एम्पियर की फ्यूज की बात करता हूं तो आप ध्यान देना कि उसके लिए 500 एम्पियर की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो फ्यूजिंग है वो और फास्ट होगा, और इससे पहले होगा, और इससे छोटी करंट होगी उसका फ्यूजिंग और लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ सप्लाई पर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी रेटिंग ही कम है। तो जैसे जैसे रेटिंग रिड्यूस होती जाएगी इस डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा, जैसे जैसे रेटिंग इंक्रीज होती जाएगी 1300 300 एम्पियर 400 एम्पियर डायरेक्शन आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग हम लोग समझते हैं। तो ये जो था दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज। फ्यूज का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसको बोलते हैं इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देन उसके बाद बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूज। फ्यूज का क्लासिफिकेशन कितने फॉर्म में करते हैं हम लोग, ठीक है, कितने टाइप के फ्यूज होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूज, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो फ्यूज को जब क्लासिफाई करेंगे ना तो सबसे मेजर क्लासिफिकेशन तो एसी और डीसी में होता है। डीसी में भी फ्यूज होते हैं बिल्कुल डेफिनेटली। ओम्स लॉ जहां फॉलो हो रहा है, जहां जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप लगा सकते हो, जहां हीटिंग होगी वहां फ्यूज का काम बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फ्यूज को सबसे पहले तो दो मेजर कैटेगरी में आप डिवाइड कर लो, वन इज एसी एंड सेकंड वन इज डीसी। हम अपने पूरे चैप्टर में
एसी फ्यूज को ही पढ़ने वाले हैं। मेजरली हम लोग एसी फ्यूजेस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, यही आपके कोर्स के अंदर है और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। डीसी फ्यूज में क्या क्या होता है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो देखो डीसी फ्यूज के अंदर ना, चलो ऐसे लिख लेते हैं। ओवरऑल ठीक है, डीसी फ्यूज में एक होता है कार्ट्रिज फ्यूज, कार्ट्रिज के फॉर्म में फ्यूज होता है। फिर जो ऑटोमोटिव्स के अंदर यूज होता है, ऑटोमोटिव फ्यूज, ये सब आपके नोट्स में जुड़ा रहेगा, ये सब नोट्स में मैं ऐड करते जा रहा हूँ। ठीक है, ऑटोमोटिव फेज हो गया, फ्यूज हो गया। देन उसके बाद रीसेटेबल फ्यूज, जिसको कि रीसेट किया जा सकता है दोबारा, तो कार्ट्रिज हो गया, ऑटोमोटिव फ्यूज हो गया, इसको हटा देते हैं, स्पेस नहीं है यहाँ। देन नेक्स्ट इज रीसेट किया जा सके ऐसा फ्यूज यहाँ पर लगा हुआ है, ये सब डीसी फ्यूज की कैटेगरी है। ठीक है, देन सेमीकंडक्टर फ्यूज भी होते हैं, यहाँ तो अब स्पेस नहीं दिख रहा है, इसको हटा देते हैं। सेमीकंडक्टर फ्यूज शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, है ना। ओवर वोल्टेज सप्रेशन फ्यूज भी होता है। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं ओवर वोल्टेज सप्रेशन, ओवर वोल्टेज सप्रेशन करने के लिए भी फ्यूज अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये तो होगा कुछ डीसी फ्यूजेस के बारे में बात। अब मेजरली जो आपको स्टडी करना है दैट इज ऑल अबाउट द एसी फ्यूजेस, कि एसी फ्यूज यहाँ पे कितना मैंने बताया, 5 फ्यूज के बारे में बताया। ठीक है, अब बात करेंगे एसी फ्यूज के बारे में। एसी में क्या क्या होता है, तो एसी में लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के फ्यूज सबसे पहले तो कैटेगराइज होते हैं, लो वोल्टेज फ्यूज एंड हाई वोल्टेज फ्यूज। एलवी फ्यूज लिख लो आप इसको, और दूसरे वाले को लिखो आप एचवी फ्यूज। एग्जामिनेशन में ना जब भी क्लासिफिकेशन आप बता रहे हो तो इस तरीके से फ्लो चार्ट का आप यूज करोगे तो आपका जो क्लासिफिकेशन का पार्ट है आपके आंसर शीट में जो प्रेजेंटेशन है दैट विल लुक परफेक्ट, और जो चेकर होगा उनको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट को सब चीज़ आता है, ये सारी चीज़ें पता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो सारी चीज़ एकदम कन्फाइंड एंड गुड वे में लिखी होंगी। अब हमारे कोर्स में हमको मेजरली एलवी फ्यूज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एलवी फ्यूज किस टाइप के होते हैं, इसमें भी टोटल मेजरली 5 टाइप के फ्यूज होते हैं। कौन कौन से, कार्ट्रिज होते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं, लिखते जाते हैं एक एक करके। एलवी में सबसे पहले लिखेंगे कार्ट्रिज, फ्यूज। ठीक है, देन सेकंड इज ड्रॉप आउट फ्यूज, सेकंड वन इज रीसेटेबल, जैसे इसके अंदर होते थे वहां पर, वैसे इसमें होते हैं क्या, इसमें रीसेटेबल नहीं बोलते हैं, इसमें रीवायरेबल बोलते हैं। जो हमारे किटकेट टाइप के जो फ्यूजेस होते हैं वो रीवायरेबल के कैटेगरी में आते हैं, तो उसको लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट इज रीवायरेबल फ्यूज। ठीक है, चलो सबको पहले मार्क भी करते जाते हैं ताकि फ्लो में कोई भी चीज किसी से मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो एलवी फ्यूज में क्या क्या आ गया, कार्ट्रिज, ड्रॉप आउट, रीवायरेबल, और इसके अलावा स्ट्राइकर एंड स्विच फ्यूज, दो और लिख लीजिए। स्ट्राइकर फ्यूज, ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो स्ट्राइकर और स्विच, दूसरा जो है स्विच फ्यूज लिख लीजिए, इसके लिए स्पेस नहीं है क्या,
यहाँ है। So this one is switch fuse। ये पूरे एलवी की वैरायटीज है। तो एलवी में टोटल इतने टाइप के फ्यूज यूज होते हैं। अब बात करेंगे एचवी फ्यूज के बारे में, ठीक है। तो ये कैटेगरी यहां तक क्लियर है, डीसी हो गया, एलवी हो गया, एचवी हो गया, ठीक है। एचवी में आपको ना मेजरली दो ही टाइप के फ्यूज पढ़ने हैं, एक्सपल्शन और एचआरसी। एक्सपल्शन फ्यूज और एचआरसी। एचआरसी का मतलब क्या होता है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। वैसे तो हमको एलवी के बारे में ज्यादा चीजें पढ़नी है, लेकिन फिर भी इससे एचआरसी का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो ये जो स्क्रीन पे आप जितना देख रहे हो, यही है ओवरऑल फ्यूज की कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन। फ्यूज का टोटल क्लासिफिकेशन यही है, ठीक है। इसको गुड वे में एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जितना हो सके मैंने एकदम इलेबोरेटेड फॉर्म में चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको याद रखने में ईजी रहे किसके अंदर में कितनी कैटेगरी में चीज़ें आती हैं, ठीक। तो टोटल इतने वैरायटी के फ्यूजेस जो है वो हमारे पास रेगुलर लाइफ में होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ फ्यूज के। जब एलवी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं या ओवरऑल देखें तो टाइप ऑफ फ्यूज क्या होता है। क्लासिफिकेशन, मेजर क्लासिफिकेशन देख लिया हम लोगों ने। अब बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्यूज। चलो इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। मेजरली अगर देखा जाए तो तीन टाइप की फ्यूज की कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज द किटकैट फ्यूज, सेकेंड इज द कार्ट्रिज फ्यूज, और लास्ट जो होता है वो एचआरसी फ्यूज होता है, ठीक है। तो लिखता हूं मैं, मेजरली द फ्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स। किसमें? इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। जब हम इंस्टॉलेशंस करते हैं ना, तो हम लोग मेजरली तीन टाइप के फ्यूजेस को प्रिफर करते हैं, तीन टाइप के फ्यूजेस की बात करते हैं। कौन कौन से थ्री टाइप्स होते हैं? फर्स्ट वन इज नोन एज किटकैट फ्यूज, ठीक है। सेकंड जो होता है किटकैट फ्यूज के बाद नेक्स्ट है एचआरसी, नहीं, कार्ट्रिज, कार्ट्रिज टाइप फ्यूज। और थर्ड जो होता है दैट इज एचआरसी फ्यूज, जिसका की फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। जिसका की रप्चर कैपेसिटी बहुत हाई रहता है, हाई वोल्टेजेस के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सबकी अपनी अपनी कैरेक्टराइजेशन है, एक बार फटाफट से फोटो में सबको समझते हैं। तो फ्यूज, फ्यूज को कहां पे कनेक्ट करते हैं? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। फ्यूज को हम लोग सिर्फ और सिर्फ फेज या लाइव पोल पे कनेक्ट करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखना है। फ्यूज इज प्रोवाइडेड ओनली इन द फेज और लाइव पोल, नेवर ऑन द न्यूट्रल पोल, क्योंकि उसे ही डिस्कनेक्ट करना है ना आपको, लाइव को ही डिस्कनेक्शन करना है। न्यूट्रल अगर आप डिस्कनेक्ट भी कर दोगे तो कहीं और से अर्थ मिल गया तो सर्किट पूरी हो जाएगी, तो फिर फ्यूज का पर्पस नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। उसको तो जो करंट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा आपको। तो ओवर करंट या ओवरलोड से इसी हिसाब से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक। तो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? ओनली ऑन द फेज या लाइव पोल, कभी भी न्यूट्रल पोल पे फ्यूज नहीं लगाते हैं। और फ्यूज जो होता है वो लोअर वोल्टेज रेंज के लिए वर्क करता है। हायर वोल्टेज रेंज के केस में क्या होगा पता है? एयर आयोनाइज हो जाएगी और जो पाथ ब्रेक भी हुआ है वो एयर के थ्रू अपना सर्किट जो है वो सप्लाई पूरी कर लेगी। तो वहाँ फ्यूज उतना इफेक्टिव नहीं होता, वहाँ प्रॉपर ब्रेकर्स की जरूरत पड़ती है हमको, जो एक गुड इंसुलेशन प्रोवाइड करे बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट, ठीक। तो फ्यूज के यूनिट्स मोस्ट कॉमनली जो फ्यूज यूनिट अवेलेबल होते हैं दैट इज किटकैट टाइप फ्यूज यूनिट, कार्ट्रिज टाइप फ्यूज यूनिट एंड एचआरसी दैट इज हाई रप्चरिंग कैपेसिटी के फ्यूज यूनिट। फोटो से समझते हैं तीनों चीजों को। देखिए किटकैट टाइप के फ्यूजेस इस तरीके से कुछ दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर ये बेस सेगमेंट होता है, ठीक है, ये मेन सप्लाई लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है, ठीक। इसमें ये वाला जो पोर्शन रहता है ये प्लग इन होता है और इसके अंदर एक वायर आपको दिखाई दे रही होगी इस जगह से इस जगह तक।
यही वायर जो है दैट इज द फ्यूज वायर। ये जो वायर होती है फ्यूज वायर होती है, ठीक है। फ्यूज वायर का मटेरियल कंपोजिशन भी अभी मैं लिखवा दूंगा आपको। सोल्डर मेटल जिस चीज से बना होता है ना, सोल्डरिंग करते हैं ना आप लोग, तो सोल्डर मेटल जिस वायर से बना होता है एग्जैक्टली वही वायर होती है, वो थिन रहती है। कितनी थिन होगी या कितना उसका थिकनेस होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने एम्पियर का फ्यूज आप डिजाइन कर रहे हो। एम्पियरेज के हिसाब से इसकी जो थिननेस या थिकनेस जो है वो बदली जाएगी। 5 एम्पियर हाउस होल्ड में अगर आप यूज कर रहे हो, है ना, 5 से 6 एम्पियर के आसपास। 16 एम्पियर आजकल हाउस होल्ड में यूज हो रहा है, 16 एम्पियर भी एसी या 3 फेज सप्लाई अगर आप यूज कर रहे हो तो। और 32 एम्पियर और हैवी लोड मोटर्स वगैरह अगर यूज कर रहे हो तो। उसके ऊपर 100 एम्पियर आप कमर्शियल फॉर्म में अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो। और उसके बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं हम लोग फ्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्ट्रिज टाइप फ्यूज। इस टाइप का ग्लास ट्यूब कार्ट्रिज जो है वो आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर बहुत मेजरली यूज होता है। 5 एम्पियर का रेंज होता है इसका भी, 5-6 एम्पियर, बहुत हुआ तो 10 एम्पियर के आसपास का रेंज प्रोवाइडेड होता है। मल्टीमीटर आप यूज करते हैं, मल्टीमीटर के अंदर भी इस तरीके का फ्यूज दिखेगा आपको। साथ ही एक ये वाला इंस्ट्रूमेंट, ये फ्यूज इंस्ट्रूमेंट भी यूज होता है जो आप यूजुअली एलटी पैनल्स के अंदर भी देखोगे। कार्ट्रिज टाइप फ्यूज जो है वो इस्तेमाल होता है। फ्यूजेस के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनकी रेटिंग फिक्स्ड रहती है। जैसे ये कार्ट्रिज है, इसकी रेटिंग फिक्स है, इसको आप बदल नहीं सकते हो। अगर ये 20 एम्पियर का होगा तो ये 20 के लिए ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, 23 या 28 या 100 ऐसा चेंज नहीं कर सकते। सेम थिंग गोज विथ द ग्लास ट्यूब कार्ट्रिज टाइप फ्यूज, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, देखो इनके अंदर ना एक्चुअल में क्या होता है, एक पूरा ऐसा सेगमेंट होता है कार्ट्रिज का जिसके एंड्स, ये वाले एंड ये ब्रास के बने होते हैं, ब्रास के एंड प्लेट्स लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अंदर क्या मटेरियल रहता है, यहाँ पर फिलिंग पाउडर रहता है। फ्यूज का एलिमेंट रहेगा ही, जैसे सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक एक फ्यूज एलिमेंट है, तो आसपास में ना सैंड या सिलिका कार्बोनेट जो है, ये सब पूरा कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका जो है उससे पूरा उसके पाउडर जो है वो पूरा इसको सराउंडेड रखता है, ठीक है। तो इनमें आग लगने का खतरा नहीं होगा और दोबारा आयोनाइजेशन नहीं क्रिएट करेंगे। एक बार फ्यूज मटेरियल ब्रेक हो गया तो आयोनाइजेशन नहीं होने देगा ये। एयर से ज्यादा अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उस सिलिका में मिलेगा आपको, एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एयर की हम लोग परमिटिविटी की भी बात करते हैं ना, जो 1 के अप्रोक्स दिखती है हमको। यहाँ पर देखना परमेबिलिटी की वैल्यू 1 रहती है, म्यू आर की वैल्यू भी। तो यहाँ पर आप देखना कि उससे ज्यादा अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा ये सिलिका कंपाउंड। तो सिलिका से इसलिए हम लोग इसको इस सेगमेंट को पैक करके रखते हैं, सो दैट कि इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो। और दूसरा चीज कि यहाँ पर आयोनाइजेशन का इफेक्ट ना हो। अगर ये हमारा सेगमेंट ए है, लेट्स से कि दिस इज पॉइंट ए एंड इफ दिस इज पॉइंट बी, ये फ्यूज वायर जो यहाँ से लगा हुआ है अगर ये ब्रेक हो गया है ना, इन एनी केस अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, लेकिन सप्लाई इतनी हाई है कि यहाँ से ये कंडक्शन करवाने की कोशिश करेगी थ्रू आयोनाइजेशन, ऐसे। ये आयोनाइजेशन ना हो, ये आयोनाइजेशन होगा किसके अंदर से, मीडियम के अंदर से। और मीडियम क्या है, एयर हो सकती थी। एयर होती तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पुअर रहती उसकी। तो हम लोगों ने क्या किया कि इंसुलेटिंग मीडियम प्रोवाइड कर दिया। ये इंसुलेटिंग मीडियम इस आयोनाइजेशन को होने से रोकेगा। यही इसका मेजर पूरा वर्किंग होता है, ठीक है। तो कार्ट्रिज फ्यूज ऐसा ही होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास एचआरसी। एचआरसी में भी यही फंडामेंटल होता है, वो भी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी होती है। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, फिलिंग पाउडर यहाँ पे फिल अप करके रखते हैं। बस एक ही चीज का डिफरेंस होता है कि यहाँ पे बाई मेटल का थर्मल कंट्रोल अवेलेबल रहता है हमारे पास। तो टेम्परेचर के बेसिस पे हम उस कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाकी तो फिर सेम ब्रास का एंड्स रहता है, फ्यूज लिंक का कॉन्टैक्ट रहता है जो मेन वायर से जुड़ेगा दोनों साइड से। कार्ट्रिज अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फ्यूज एलिमेंट जो वायर ब्रेक होगी, आउटर एलिमेंट, इनर एलिमेंट, ठीक। और ओवरऑल क्या होगा कि बाई मेटल का थर्मल कंट्रोल हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो रप्चरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ऊपर चली जाएगी इसकी, वो बहुत हद तक बेटर हो जाती है, ठीक है। तो ये मेजर टाइप के हमारे फ्यूजेस होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिखवा दूं आपको, जैसे कि कार्ट्रिज फ्यूज हो गया। कार्ट्रिज फ्यूज के बारे में क्या लिखना है, तो सबसे पहला चीज आप लिखोगे ब्रास मेटल कैप्स होते हैं इसके एट बोथ एंड्स, एट बोथ एंड्स, ठीक है, ठीक है। जो
पाउडर मटेरियल हम लोग जो इसके अंदर फिलअप करते हैं, देखो, सिंस इट इज अ totally enclosed unit, totally enclosed unit filled with filler of dielectric strength, dielectric strength greater than air, या greater than the dielectric strength, greater than dielectric strength of air, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेंथ का मटेरियल हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, रेंज कैसी रहती है इसकी? अच्छा, फिलर में क्या यूज करते हैं? फिलर में हम लोग यूज करते हैं सैंड, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका एटसेट्रा। इनमें से कुछ भी फिलर इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, पाउडर या ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में ये सब चीजें अवेलेबल रहती है। करंट की रेटिंग कहां तक जाती है इसमें? करंट रेटिंग इसकी करंट रेटिंग अप टू 800 एम्पियर। 800 एम्पियर बहुत ज्यादा होता है, उतने के लिए इसको ऐसे यूज नहीं करते हैं, बट फिर भी ये मैक्सिमम रेंज समझ लो आप इसको। ठीक है, एंड अप टू 660 वोल्ट, 660 वोल्ट। ठीक है, तो कार्ट्रिज फ्यूज ये हो गया। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? नेक्स्ट है एचआरसी फ्यूज। तो अवर नेक्स्ट फ्यूज इज एचआरसी फ्यूज। एचआरसी क्या होता है, किस में यूज होता है? तो एचआरसी का मतलब आपको पता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी जो मॉडर्न डे पावर सिस्टम्स जो है, सब स्टेशंस जो है, उनके अंदर यूज होता है। ठीक है, तो यूज इन मॉडर्न सबस्टेशन, यूज्ड इन मॉडर्न सबस्टेशन या पावर सिस्टम्स। ठीक है, तो एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी, extremely high stress bearing capacity, बहुत हायर रेंज का स्ट्रेस बेयर कर सकता है ये फ्यूज। ठीक है, रप्चरिंग कैपेसिटी कितनी हाई होती है? इनकी रप्चरिंग जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ 500 MVA और 66 किलो एम्पियर। क्या 66 किलो एम्पियर? क्या ये बात सही है? किलो एम्पियर नहीं, किलो वोल्ट है। 66 किलो एम्पियर बहुत बहुत ज़्यादा हाई रेंज रहता है, उसके लिए फ्यूज पहली बात तो यूज़ ही नहीं करेंगे वहाँ पर हम लोग। ठीक है, और एडिशनल बहुत सारी चीज़ें होती है। खैर, तो रप्चरिंग कैपेसिटी एचआरसी नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसकी बहुत हाई रहेगी। बाकी एनक्लोजर जो होगा ब्रास का होगा, इसका कंस्ट्रक्शनल फॉर्म में आप देख सकते हो नोट्स में। तो ब्रास का फॉर्म रहेगा कंस्ट्रक्शन में, और क्या क्या चीज़ें रहेंगी? तो भाई ब्रास के फॉर्म से एनक्लोज्ड रहेगा, बाई मेटालिक स्ट्रिप रहती है इसके अंदर, जिसका काम होता है बेसिकली टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ठीक है, और एडजस्टिंग प्रोवाइड करना। इन सब के बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सा यूनिट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पोर्शन आता है, विच इज नोन एज SFU। इसको हम लोग बोलते हैं स्विच फ्यूज यूनिट, SFU, यानी कि स्विच फ्यूज यूनिट। एक बार फ्यूज समझ लिए ना आप, तो उसके बाद फिर सर्किट ब्रेकर्स, रिलेज, इससे कैसे रिलेटेड है, कैसे डिफर करते हैं, ये सब चीज समझ आ जाएगा। तो व्हाट इज अ SFU, स्विच फ्यूज यूनिट क्या होता है? अब बात करते हैं हम लोग घरों की। हमारे घर में लोड ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है, बहुत स्लाइट चेंजेस होते हैं लोड के अंदर। जो सप्लाई इनकमिंग है वो भी फिक्स्ड है हमारे पास,
वहाँ लोड्स के लिए और घर के लोड के लिए और हमसे सप्लाई लाइन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम जो फ्यूज सेगमेंट यूज करते हैं वो एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जिसको कि हम जब चाहे कंट्रोल कर सके। एक आइसोलेटर का एस्पेक्ट भी उसके अंदर होना चाहिए और प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। सपोज कर लो घर में आग लग जाती है, ऐसा ना हो, बट अगर सपोज कर लो किसी के घर में अगर आग लग जाती है तो इन दैट केस मेन सप्लाई लाइन से और अगर सप्लाई आती रहेगी उसको अगर आप रोक नहीं सकोगे तो वो और वर्स बनाएगी सिचुएशन को। लेकिन अब आपको सपोज कर लो कि फायर बुझाना भी है तो पानी तो यूज कर नहीं सकते, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन है तो आप सबसे पहले तो मेन्स को डिस्कनेक्ट करोगे। वो मेन्स को डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको एक स्विचिंग यूनिट चाहिए, वही यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो स्विच फ्यूज यूनिट एक गुड कॉम्बिनेशन होता है जो आजकल रिप्लेस हो जाता है विद एमसीबी। आजकल इसी को हटा के हम लोग एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं और कई जगह पे हाइब्रिड फॉर्म में यूज करते हैं। एसएफयू भी होता है और एमसीबी जो है वो भी अवेलेबल होता है। ठीक है, बट यहाँ कैपेसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉम्पैक्ट कॉम्बिनेशन होता है, यूजुअली मेटल का केस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जिसमें स्विच भी होता है और फ्यूज भी होता है। ठीक है, तो लिखते हैं इट इज अ कॉम्पैक्ट कॉम्बिनेशन of fuse and switch. It is a compact combination of fused and switch. ठीक है, provided in order to provide protection in order to provide protection against short circuit और ओवर करंट फ्लो, ओवर करंट फ्लो। ठीक है, यूजुअली हम लोग इसके अंदर रिवायरेबल फ्यूजेस का इस्तेमाल करते हैं। किटकैट फ्यूज आप देखे होंगे पुराने समय में। एचआरसी का जो है उसका भी इस्तेमाल होता है अभी। एचआरसी या कार्ट्रिज फ्यूजेस जो होते हैं उनको भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उनका भी इस्तेमाल होता है। लो और मीडियम वोल्टेज रेंज के लिए इसको प्रेफर करते हैं हम लोग। यूज्ड और प्रेफर्ड फॉर लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज सप्लाई रेंज। लो वोल्टेज या फिर मीडियम वोल्टेज सप्लाई रेंज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फ्यूज एक कंबाइंड यूनिट होगा और उसी को हम लोग आयरन मतलब स्विच जो होगा ना वो एक कंबाइंड यूनिट होगा और उसको हम लोग आयरन क्लैड स्विच बोलते हैं। तो लिखेंगे स्विच जो है, स्विच is a combined unit used for isolation it is also known as iron clad switch। आयरन की क्लैडिंग होती है यहाँ पर। ठीक है, अभी फोटो देखेंगे तो ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आयरन क्लैड स्विच भी हम लोग इसको बोलते हैं क्योंकि आयरन पर क्लैडेड होता है। क्यों? क्योंकि आयरन से ही बना होता है प्रॉपर। ठीक, इसे कितने टाइप्स हो सकते हैं? सो एसएफयू इज ऑफ 3 टाइप्स। कोई पूछे आपसे एसएफयू कितने टाइप के होते हैं, तो एसएफयूज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है डीपीआईसी। डीपीआईसी का मतलब क्या हो गया? डबल पोल। किसके लिए डबल पोल? सिंगल फेज 2 वायर सर्किट के लिए। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? डबल पोल आयरन क्लैड। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज डबल पोल आयरन क्लैड। किसके लिए यूज होता है? तो इसको यूज करते हैं हम लोग यूज्ड फॉर सिंगल फेज
2 वायर सिस्टम, डबल पोल आयरन क्लैड डीपीआईसी ऐसे फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है? तो डीपीआईसी स्विच फ्यूज जो होता है नॉर्मली, जो हमारा 220 एम्पियर 220 वोल्ट की सप्लाई, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 16 एम्पियर सप्लाई, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वैरायटी। देन सेकंड क्या होता है? सेकंड जो है वो होता है टीपीआईसी। अब टीपीआईसी में क्या होता है? ट्रिपल पोल आयरन क्लैड होता है। तो ट्रिपल पोल कहां पे यूज करने की जरूरत होगी आपको बताओ? ट्रिपल पोल में 3 फेज 3 वायर सर्किट को कंट्रोल करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे। तो इसका फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं यहां से। इट इज द ट्रिपल पोल आयरन क्लैड, द ट्रिपल पोल आयरन क्लैड फ्यूज। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल पोल आयरन क्लैड होता है, इसके अंदर किस चीज के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये? कि 3 फेज की सप्लाई अगर आपके घर में आ रही है और 3 फेज के साथ साथ वहां पे 3 वायर सिस्टम है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। ठीक, तो इसको लिखेंगे यूज्ड इन 3 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम। तो ये जो उसकी हाउसिंग होगी, जो वहां नंबर ऑफ फ्यूजेस होंगे, वो ऐसे तीनों लाइव वायर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ट्रिपल पोल आयरन क्लैड इसको बोलते हैं। 500 वोल्ट 32 एम्पियर की रेटिंग होती है और रेटिंग वेरिएबल होती है, मतलब अलग अलग होती है। 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 32 एम्पियर। ठीक है, तो 32 एम्पियर भी होगा, 66 एम्पियर भी होगा, और 32 एम्पियर है, 66 एम्पियर है, 63, 100, 150 एम्पियर तक जाता है। 63 एम्पियर, 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, इसी आसपास का इसका रेंज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया नेक्स्ट? टीपीआईसी। उसके बाद अगला क्या होता है? पॉइंट सी। नेक्स्ट इज टीपीएनआईसी। इसको बोलते हैं हम लोग, अगेन ये भी 3 पोल है या ट्रिपल पोल आप इसको बोल सकते हो, 3 पोल विथ न्यूट्रल लिंक आईसी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? 3 पोल लिखते हैं इसको पहले तो, 3 पोल विथ न्यूट्रल लिंक आयरन क्लैड। वैसे तो नाम पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि 3 पोल के साथ साथ ना न्यूट्रल भी होगा। मतलब कहां पे यूज होता होगा? इट इज यूज्ड इन 3 फेज 4 वायर सप्लाई। जब भी 3 फेज 4 वायर सप्लाई जब आपके पास होगी, यानी कि वहां से न्यूट्रल भी होगा, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 415 वोल्ट 32 एम्पियर सप्लाई। ठीक, रेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको रेटिंग पता है तो एग्जामिनेशन में आप इजीली बाकी इन सब के बारे में थ्योरी जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इनकी मेकिंग कैपेसिटी लगभग जो स्विच फ्यूज यूनिट होते हैं 3 पोल 4 पोल यूनिट्स होते हैं, इसके बारे में इन जनरल लिखवा देता हूं आपको। SFUs are generally 3 pole or 4 pole units where the making capacity where the making capacity is can range up to 46 किलो एम्पियर। 46 किलो एम्पियर ना बहुत ह्यूज लेवल होता है, और यहां तक इसका ये सेफली ब्रेक हो सकते हैं।
इनकी ब्रेकिंग बिल्कुल सेफ इंश्योर की जा सकती है, लेकिन एक बात पे डिपेंड करता है कि रेटिंग क्या है इसकी, कितनी रेटिंग का, कितनी थिकनेस का फ्यूज आपने वहां पर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, मेटल क्लैड स्विच गियर के साथ ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं एसएफयू यूनिट को। इसका जो मेजर पर्पस होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, वो तभी यूजफुल साबित होगा जब आपने जो इनकी रेटिंग कैलकुलेट की है एज पर द लोड, एज पर द पॉसिबल ओवर करंट कंडीशन, वो प्रॉपर होनी चाहिए। और मटेरियल सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको आप फिर चेंज नहीं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। चेंज तो कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग होता है। एसएफयू का सर्किट कैसा होता है, चलो एसएफयू के आपको मैं फोटो दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये बॉक्स इस कलर का आपने देखा होगा घर पे, घर के आसपास अपार्टमेंट्स में, ये सब में देखा होगा। इसके अंदर ये जो होता है ना, यही आयरन क्लाइड स्विच होता है आपका। आयरन क्लाइड का स्विच जो है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे टीपीआईसी का एक बेसिक सा एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक है, तो ट्रिपल पोल है या डबल पोल है, तो उस हिसाब से आप इसको समझ पाओगे। फ्यूज है, बेसिकली एज अ स्विच काम कर रहा है। ये स्विच ओपन करते ही हम लोग आइसोलेट करा सकते हैं मेन सिस्टम को। स्विच कनेक्टेड भी अगर है तो फ्यूज जो है वो ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है मेन सिस्टम को। तो इसकी बेसिक सी वर्किंग होती है। और अगर देखें, देखो एसएफयू के बारे में थोड़ा सा, तो देखो इस तरीके से एसएफयू दिखाई देता है। दिस इज योर एसएफयू। इसकी हाउसिंग जो होती है वो भी मेटालिक हाउसिंग होती है और प्रॉपरली पेंटेड होती है, कोटेड होती है। और आईपी रेटिंग जो है वो इसकी होती है वाटर रेजिस्टेंट लेवल तक। ये वाटर से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर 3 फेज सिस्टम है या 2 फेज सिस्टम है, सिंगल फेज सिस्टम है सॉरी, तो उस कंडीशन पर ये स्विच इस तरीके से मूव कर सकता है और यहाँ पर फ्यूजेस अवेलेबल रहते हैं। ठीक, तो एसएफयू क्या है, प्रोटेक्टिव एंड आइसोलेशन डिवाइस है, जिसको कि हम लोग एलटी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, यानी कि 415 वोल्ट तक का जो सिस्टम है हमारा, उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मैनुअल लोड ब्रेक स्विच होता है, तो लोड ब्रेक करने के लिए मैनुअल स्विचिंग है। और साथ में एचआरसी फ्यूज रहता है उसी सिंगल एनक्लोजर के भीतर। ठीक है, साथ में एचआरसी फ्यूज अवेलेबल रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसएफयू। इसका कैलकुलेशन जो होगा रिले एंड सर्किट ब्रेकर के साथ साथ आपको बताऊंगा, ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी आपको। तो ये सेशन अब आज का यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप एसएफयू को लेकर के गुड क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर का गुड कंपैरिजन एंड ऑल टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर समझेंगे। देन उसी पोर्शन के अंदर हम लोग एमसीबी, एमसीसीबी, ये सब क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनकी वर्किंग देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको ये चीज़ें मस्त क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलके न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। टेक केयर, जय हिंद।